डोज है ये आपके पूरे राजस्थान की तैयारी करवाता है। और हाँ, इस शनिवार को तैयार रहना भाई, आज ही बता देता हूं, इस शनिवार को तैयार रहना। 70 से लेकर के 71 से लेकर के 30 तक राजस्थान डोज का रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। लगभग 2-3 घंटे की अपनी वो क्लास होने वाली है। तो 71 से लेकर के 30 राजस्थान डोज शनिवार को अपन पूरा करने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले भूगोल की बात करें, घोड़ों की संख्या में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? किसकी बात करें भाई? ये बात होती है 20वीं पशु गणना की। किसकी बात करें? अरे 20वीं पशु गणना की बात की जा रही है। और इस 20वीं पशु गणना के अनुसार यदि हम घोड़ों की बात करें तो राजस्थान के अंदर घोड़ों की संख्या लगभग 34,000 के आसपास है। कितनी है? 34,000 के आसपास है। और इन घोड़ों की संख्या में कमी आई है लगभग 10% के आसपास। कितनी? 10.85% के आसपास कमी आई है। ये भी ध्यान में रखना कि पूरे देश का लगभग 10% जो घोड़े हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और देश में 10% के आधार पर कौन सा स्थान आ जाता है भाई? तीसरा स्थान आता है। और एक स्थान आता है आलमजी का धुरा। उसे क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? घोड़ों का तीर्थ स्थल आलमजी का धुरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के अनुसार गधों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो मेरे भाई यदि हम बात करें किसकी? गधों की। यहां पर बात करें पहले तो आ जाती है कि कुल संख्या कि राजस्थान में गधों की कुल संख्या कितनी आती है? तो कितनी है? लगभग 23,000 के आसपास। कितनी है? लगभग 23,000 के आसपास इनकी संख्या आती है। और इसके अंदर कमी आई है लगभग 70% के आसपास। तो 71.31% की कमी आई है। और लेकिन फिर भी देश का लगभग 25% जो गधे हैं वो राजस्थान के अंदर है। और इनके आधार पर गधों के अंदर राजस्थान का देश के अंदर कौन सा स्थान आता है? तो पहला स्थान आता है। तो गधे और घोड़ों दोनों की बात कर ली। घोड़ों की बात करें तो याद रखना भाई, बाड़मेर का स्थान आता है कौन सा? आलमजी का धोरा। कौन सा है? आलमजी का धोरा। याद रखना, जिसे क्या कहा जाता है? घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। एक दिन पशु गणना पक्की बात है, दोबारा से करवा दूंगा। तो शनिवार वाली क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी बताओ पहले फटाफट से। उसी तरीके से चिंता मत करो, इस बार और भी अट्रैक्टिव कुछ फोटो वोटो ऐसा शानदार लेकर के दिलो दिमाग में बैठा देंगे आपके। आ जाओ, राजस्थान में पहली पशुधन विकास नीति कब आई थी? तो राजस्थान में पहली पशुधन विकास नीति की बात करें, ये कब आई थी मेरे भाई? तो याद रखना ये 2010 में आई थी। कब? 2010 के अंदर। और एक राजस्थान के अंदर जो पशु हैं इनकी निःशुल्क दवा योजना भी है। क्या है? निःशुल्क दवा योजना भी है। पशुधन योजना तो है, निःशुल्क दवा योजना भी आती है। और ये निःशुल्क दवा योजना कब आई? तो बता दो दिखा कब आई? 15 अगस्त 2012 को। कब आई थी? 15 अगस्त 2012 को। और आदमियों की बात करें, निःशुल्क दवा योजना कब आई थी? 2 अक्टूबर 2011 को। और जानवरों की कब आई थी? तो 15 अगस्त 2012 को। ये भी ध्यान रखना भाई। देव चौहान, ठीक है बेटा, थैंक यू, है ना। करता हूं मैं टेक्निकल टीम को बोलता हूं भाई देव। उसके बाद है गोपालन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? यहां पर कुछ बातें आपको समझनी पड़ेंगी। सीधी सीधी डेट लिखा दूंगा तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। सबसे पहले देखो, राजस्थान के अंदर एक गो सेवा निदेशालय बनता है। क्या? गो सेवा। राजस्थान में सबसे पहले एक गो सेवा निदेशालय बनता है। गो सेवा निदेशालय बनता है भाई। राजस्थान में सबसे पहले गो सेवा निदेशालय बनता है। सर, इस गो सेवा निदेशालय का गठन कब होता है? तो याद रखना 22/7/2013 को। कब? 22/7/2013 को राजस्थान में गो सेवा निदेशालय का गठन होता है। अर्थात ये बोले 2013-14 के बजट में कहा गया था कि राजस्थान के अंदर जो गाय का पशुधन है इसके विकास के लिए एक अलग से निदेशालय बनाते हैं। और उसका नाम क्या दिया गया? गो सेवा निदेशालय। 22/7/2013 को आ जाता है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद में अगला क्या आता है भाई? उसके बाद में आगे गोपालन विभाग आता है। गोपालन विभाग, निदेशालय नहीं आया है, गोपालन विभाग आता है। राजस्थान में एक नया अलग से विभाग बनाया गया, गोपालन विभाग। 13 मार्च 2014 को, 13 मार्च 2014 को राजस्थान में गोपालन विभाग आता है। गो सेवा निदेशालय इस दिन आया, गोपालन विभाग इस दिन आया। और जब गोपालन विभाग आ जाता है, इस विभाग के आने के बाद अगली देखो, ये जो गो सेवा निदेशालय है, गो सेवा निदेशालय की बात करें, इस गो सेवा निदेशालय की बात करें, इसका क्या होता है भाई? का नाम परिवर्तन करते हैं। इसी का नाम परिवर्तन करके क्या कर देते हैं? इसी का नाम करके कहते हैं गोपालन निदेशालय। क्या कर देते हैं? गोपालन निदेशालय की बात की जाती है। तो गोपालन निदेशालय अपने आप में नया स्थापित नहीं हुआ था। किसके स्थान पर? गो सेवा निदेशालय के स्थान पर क्या है? गोपालन निदेशालय। और ये नाम कब बदला गया था? 19 दिसंबर 2014 को। कब? 19 दिसंबर 2014 को बदला गया। कब भाई? 19 दिसंबर 2014 को बदला गया था। ये आपको ध्यान में रखना कि गोपालन निदेशालय कब आया और कैसे आया। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं आगे। ये तो हो गया अपना भूगोल। आगे देखो भाई, उसके बाद इतिहास की बात करें,
1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे भाई? तो जवाब क्या हो जाएगा सर? पैट्रिक लॉरेंस की बात की जाती है। किसकी भाई? याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस की बात की जाती है। एक तो ये हो गया, पैट्रिक लॉरेंस की बात की जाती है। एक ये भी याद रखना, इस एजीजी के मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां होता था? तो इसका मुख्यालय अजमेर में होता था, ये भी ध्यान में रखना। एक और पूछा जाए कि भाई राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन आ जाता है? तो मिस्टर लोकेट की बात की जाती है। किसकी? मिस्टर लोकेट की बात करें, ये राजस्थान का पहला एजीजे आ जाता है। 1857 के समय कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। और इस एजीजी का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर के अंदर है। ठीक है भाई, चले आगे। अगला देखो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? पहली चीज तो यहां से आता है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अपने यहाँ पे छावनियों की बात करें, संख्या कितनी आती है? 6। कितनी छावनियां थी? 6। और इन 6 छावनियों में से इसकी शुरुआत कहां से होती है? नसीराबाद छावनी से। कहां से भाई? नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत होती है। ये इंपॉर्टेंट आता, कब शुरुआत हुई? 28 मई 1857 को। कब? 28 मई 1857 को शुरुआत हुई। यहां पर किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? 15वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, इन्फेंट्री की बात की जाती है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा क्या की गई? इसकी शुरुआत की गई। क्या कहा भाई? ऊपर चलना। हाँ ये, हाँ हाँ जी, आगे देखो। इसके अलावा जब यहाँ पे हुई तो ये भी ध्यान में रखना, यहाँ पर एक तो अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम आता है स्पोटिसवुड। एक तो नाम किसका आता है? स्पोटिसवुड की बात करें, स्पोटिसवुड। और एक किसका नाम आता है भाई? न्यूबरी। क्या इसका नाम आता है? न्यूबरी। इस न्यूबरी की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। इन 6 की बात करें, इनमें शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत होती है 28 मई 1857 को। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। और स्पोटिसवुड व न्यूबरी की यहाँ पर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। ये कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? सबसे पहले शेखावाटी ब्रिगेड के मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां पे था भाई? झुंझुनू के अंदर। इसका मुख्यालय कहां पर था? झुंझुनू के अंदर आ जाता है। और एक यदि हम बात करें सर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1835 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1835 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर है? तो याद रखना, ये कहां पर आ जाता है? झुंझुनू के अंदर इसका मुख्यालय आ जाता है। कहां पर? झुंझुनू के अंदर इसका मुख्यालय। स्थापना कब हुई? 1835 के अंदर। राइट, चलो अगला देखो, 1857 की क्रांति का तत्कालीन मूल कारण क्या था? तो भाई पहले यहां पर जो पुरानी बंदूक थी उसके स्थान पर यहां पर एक एनफील्ड राइफल की बात करें, एक एनफील्ड राइफल आ जाती है। और इस एनफील्ड राइफल के अंदर जो हम बात करें, जो गोली थी उसको मुंह से छीला जाता था। कहते थे वो जो है वो गाय और सुअर जो है इनकी चर्बी से बना हुआ है। तो यहाँ पे जो एनफील्ड राइफल है उसको यूज कर लेकर के, क्या उसके यूज को लेकर के ये इसका तत्कालीन कारण यहाँ पर बनता है। तो भाई ये कई बार पूछा जा सकता है। एजेंट टू गवर्नर जनरल, छावनियां कौन सी थी, कहां से इसकी शुरुआत हुई, और एक इस शेखावाटी ब्रिगेड की बात करें मुख्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई। तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं, हाँ कारतूस की बात करते हैं। आगे चले भाई, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आता है कला संस्कृति की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है? मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस चित्रकला शैली में दिखाई देता है? तो भाई उस चित्रकला शैली पे प्रभाव दिखाई देगा जिनके साथ मुगलों का संबंध ज्यादा रहा होगा। और यदि हम ऐसी बात करें तो यहाँ पर कौन सी चित्रकला की आ जाएगी? तो जवाब हो जाएगा सर जयपुर चित्रकला। कौन सी? जयपुर चित्रकला की बात करें, क्योंकि यहाँ पर मुगलों का प्रभाव क्या रहा था? ज्यादा रहा था। तो जयपुर चित्रकला की बात यहाँ पर की जाएगी। चलो जी, उसके बाद देखो, सूती खेसला कहाँ के प्रसिद्ध है? अरे खेसला तो जानता ही होगा, आप गाँव का टाबर। जब सर्दियों के अंदर गांव में जाओ या खेत में जाओ, घर का एक मोटो सो खेदरों से दे दें, चादरों से दे दें, उन्हें क्या जा खेसलो क्या जा, उनके बोले खेसला। और सूती खेसला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना लेटा गांव का। और ये लेटा गांव कहाँ पर है भाई? जालोर के अंदर है। कहाँ पर? जालोर के अंदर है। ठीक है जी, आगे देखो, भीलों की बोली किसे कहते हैं? बेटा जल्दी से करूंगा, मेरी ज्यादा इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सांस ले ले पढ़ा लूंगा थोड़ा सा। भीलों की बोली किसे कहते हैं? तो भीलों की बोली कौन सी थी? जवाब क्या आ जाएगा? बागड़ी की बात की जाती है। भीलों की बोली कौन सी आती है? बागड़ी भाषा की बात की जाती है। क्या? बागड़ी भाषा। ललित विग्रह राज के रचयिता कौन है? ललित विग्रह राज के रचयिता, तो ललित विग्रह राज के रचयिता की बात करें, ये कौन आते हैं भाई? तो नाम आ जाएगा सोमदेव। क्या नाम आता है? सोमदेव का नाम यहाँ पर आ जाता है। किसका नाम मेरे भाई? सोमदेव का नाम यहाँ पर